Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, रीट शिक्षक भर्ती परीक्षा हेतु ये शिक्षण वीडियो का मॉडल पेपर नंबर 5 आज आपके लिए लेकर आया हूं। इसके पहले 4 मॉडल पेपर शिक्षण वीडियो को मैं करा चुका हूं, तो अगर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, वहां पर ज़रूर देखिएगा। टोटल 20 प्रश्न आपके यहाँ पर सम्मिलित हैं। तो मित्रों, एग्ज़ाम आपको 25 अप्रैल का है, अतः आपके पास 110 दिन शेष बचे हुए हैं। तो साथियों, 110 दिन में आप क्या कर सकते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसके पहले मैंने आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैंने NCERT 11 साइकोलॉजी का टेस्ट नंबर 5 अपलोड किया है, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा साथियों। शुरू करते हैं। आपके पहला क्वेश्चन है, समझकर करना है सभी प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 1 क्या है साथियों? आपके विद्यालय में जांच करने वाले अधिकारी आए हैं। आप विज्ञान विषय के अध्यापक हैं, तो आप कौन सी विधि से शिक्षण करवाओगे? व्याख्या विधि, प्रदर्शन विधि, प्रयोग प्रदर्शन विधि और इनमें से कोई नहीं। देखिए प्रश्न क्या है, आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो और सब्जेक्ट है आपका साइंस। स्कूल चेक करने के लिए आए हैं आपके अधिकारी, कौन सी विधि का प्रयोग करोगे? व्याख्या का नहीं करोगे, क्योंकि व्याख्या में तो बिल्कुल छात्र एक्टिव रहेंगे ही नहीं। प्रदर्शन और प्रयोग प्रदर्शन 2 चीज़ें हैं। देखिए, प्रदर्शन से अच्छा है प्रयोग प्रदर्शन। प्रयोग प्रदर्शन में आप प्रयोग का प्रदर्शन करोगे, छात्र उसका अवलोकन करेंगे, शंका होने पर पूछेंगे भी, बहुत सारी चीज़ें इसमें होती है। और बड़ी भी क्लास है अगर आपकी, तो आप आसानी से उनको शांत एक जगह पर बिठा सकते हो साथियों, ताकि उनमें अवलोकन शक्ति का भी विकास हो, साथ में वैज्ञानिक शक्ति का भी विकास हो। इस प्रकार तीसरा विकल्प आपका यहाँ सही है। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। व्याकरण ज्ञान की आवश्यकता होती है किस लिए? व्याकरण क्यों पढ़ाया जाता है, क्यों सिखाया जाता है? विकल्प 1 है भाषा को लिखना सिखाने के लिए, भाषा का शुद्ध प्रयोग करने के लिए, भाषा को बोलना सिखाने के लिए और भाषा को समझाने के लिए। तो साथियों, व्याकरण ज्ञान की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि भाषा का शुद्ध प्रयोग हो। विकल्प नंबर 2 आपका यहाँ सही आंसर है साथियों। प्रश्न 2 में भाई व्याकरण इसीलिए पढ़ाएंगे कि बच्चों को भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सीखे बच्चे, अतः दूसरा ही विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, तीसरा प्रश्न वाकई क्वालिटीदार, आप कह सकते हो कि एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है। लिखना, एक शब्द है लिखना। विकल्प है एक जटिल प्रक्रिया है, एक यांत्रिक प्रक्रिया है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और एक तरह की बातचीत है। तो साथियों, राइट आंसर बताइए। देखिए, आपके माइंड में कई सारी चीज़ें होगी, लेकिन एक जटिल प्रक्रिया तो आप इसको कह नहीं सकते। पहला विकल्प तो यहाँ आप बाहर निकाल सकते हो। स्वाभाविक प्रक्रिया भी नहीं है, क्योंकि इसको सीखना पड़ता है। 2 चीज़ें हैं, यांत्रिक प्रक्रिया है या एक तरह की बातचीत है। तो मित्रों, लिखना एक तरह की बातचीत भी है और एक यांत्रिक प्रक्रिया भी है, लेकिन अब आपको इन दोनों में से भी एक को सही करना है। वैसे आप दोनों में से कोई सा भी करते हो तो राइट मान लिया जाएगा, लेकिन आप प्राथमिकता वाली बात करें तो यह एक तरह की बातचीत है। यह भी संप्रेषण का साधन है साथियों। विकल्प नंबर 4 आपका बेस्ट आंसर है बजाय 2 के। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 देखेंगे मित्रों। आपके चौथा क्वेश्चन है, पठन कौशल विधि का उचित क्रम है। पठन कौशल विधि मतलब बच्चों को जब पढ़ना सिखाया जाता है तो उसका उचित क्रम क्या है? वर्ण, पद और वाक्य, पद, वर्ण और वाक्य, वाक्य, पद और वर्ण और सभी। तो देखिए, जब बच्चों को आप पढ़ना सिखाते हो तो सबसे पहले उनको वर्ण सिखाया जाता है, फिर पद सिखाए जाते हैं और फिर वाक्य सिखाए जाते हैं। तो इस प्रकार से पठन कौशल का ये उचित क्रम है। विकल्प नंबर 1 सही है साथियों प्रश्न 4 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 है इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या? कंफ्यूजन वाला प्रश्न है, जिसको आप गलत करते हो, आपने गलत पढ़ रखा है या आपको पढ़ाने वालों ने गलत पढ़ा रखा है या आप जो पुस्तकों से पढ़ते हो उसमें गलत है। लेकिन ये क्वेश्चन आप समझ लीजिए। आप हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली में परिगमित पद नहीं है।
अब परिगमित ये तो क्या उलझाने वाली चीजें हैं। यूं याद रखो कि भाई कौन सा पद हर्बर्ट ने नहीं बताया। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, उद्देश्य और मूल्यांकन। तो मित्रों प्रस्तावना बताई है, प्रस्तुतिकरण बताया है, उद्देश्य बताया है, लेकिन मूल्यांकन जैसी कोई भी चीज हर्बर्ट ने नहीं बताई है। विकल्प नंबर 4 आपका यहाँ सही आंसर है साथियों, प्रश्न 5 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 6। छठा क्वेश्चन है, प्रक्षेपित सामग्री नहीं है, उलझाने वाला प्रश्न है। मैजिक लैंटर्न, जादुई लालटेन जिसको कहते हैं, एपिडाइस्कोप, प्रत्यक्ष अनुभव और चित्र। तो कौन सा प्रक्षेपित सामग्री में नहीं आता है, बताइए राइट आंसर। साथियों यहाँ पर जो चित्र है वो भी प्रक्षेपित में नहीं आता है, और जो प्रत्यक्ष अनुभव है वो भी प्रत्यक्ष अनुभव में नहीं आता है। दोनों ही सही है, तीसरा और चौथा। देखिए प्रक्षेपित सामग्री का मतलब होता है कि वह सामग्री जो छोटी चीज़ों को पर्दे या दीवार पर बड़ी आकार में बताता है। जैसे प्रोजेक्टर होते हैं, वो आप लैपटॉप में कोई चीज़ देखते हो, छोटा चित्र है, उसको पर्दे पर देखते हो तो वो बड़ा चित्र है, वो प्रोजेक्टर, वो प्रक्षेपित सामग्री होती है। तो मैजिक लैंटर्न भी ये काम करती है, एपिडाइस्कोप भी करते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष अनुभव में तो हम खुद जाकर देखते हैं, तो उसको जूम कर करके देखोगे क्या आप? नहीं देखोगे। चित्र भी वैसा ही रहेगा। तो ये दोनों ही आपके सही आंसर रहेंगे। प्रश्न 6 में तीसरा और चौथा विकल्प राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7। देखो और रचो विधि को क्या कहते हैं? लेख प्रणाली, खेल प्रणाली, वाक्य प्रणाली, कला प्रणाली। देखो और रचो विधि को, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आंसर आपके सामने है साथियों। देखो और रचो मतलब देख करके, रचना मतलब लिखना होता है, तो ये कहलाएगा लेख प्रणाली। आपने हो सकता है खेल, वाक्य, कला, ये तीनों गलत है। देखो रचो विधि को लेख प्रणाली के नाम से जाना जाता है। विकल्प नंबर 1 सही है आपका प्रश्न 7 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 है, शुष्क विधि कहते हैं भाषानुवाद विधि को, टीका विधि को, दंडान्वय विधि को, निगमन विधि को। तो शुष्क विधि किसे कहते हैं मित्रों? शुष्क विधि कहा जाता है, मैं कारण भी बताऊंगा, भाषा अनुवाद विधि को ही शुष्क विधि कहते हैं। भाषा अनुवाद का मतलब है कि कोई भाषा बच्चों को आप पढ़ा रहे हो, वो भाषा का अनुवाद आप बच्चों को सामने दूसरी भाषा में उस भाषा का आप अनुवाद करते हो, तो उसको ही भाषा अनुवाद विधि कहते हैं। और इसको शुष्क विधि इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें व्याख्या जब करते हैं तो छात्र क्या नीरस रहते हैं, मतलब शुष्क रहते हैं, इसलिए इसको शुष्क विधि के नाम से जाना जाता है। विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न 8 में। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा पद गत्यात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है? गत्यात्मक उद्देश्य के अंतर्गत व्यवस्थापन, प्रत्यक्षीकरण, अनुकूलन और विश्लेषण। तो मित्रों गत्यात्मक का अंतर्गत क्या होता है, पहले तो ये बताइए। गत्यात्मक का जो अर्थ होता है वो है साथियों कि किसी भी चीज की क्रिया करना, किसी भी चीज को देखना, तो वो चीजें आ जाती है प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत। विकल्प नंबर 2 सही है आपका प्रश्न 9 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 देखेंगे मित्रों। 10वां क्वेश्चन है, देखिए 10वें क्वेश्चन को आप समझना है और फिर आंसर देना है। लिखित अभिव्यक्ति विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा। लिखित अभिव्यक्ति विकास मतलब बच्चों के अंदर जो विचार है उनको बालक लिखित रूप से अभिव्यक्त करता है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट क्या है? अनुलेखन, श्रुत लेखन, निबंध लिखना और कोई नहीं। तो देखिए जो अनुलेखन है इसमें तो छात्र क्या करता है, बोर्ड पे देख देख के लिखता है, तो उसमें विचार अभिव्यक्त नहीं हो रहे हैं। श्रुत लेख में अध्यापक बोलता है, छात्र सुनता है और फिर लिखता है, तो इसमें भी विचार व्यक्त नहीं हो रहे। लेकिन निबंध लेखन में छात्रों के जो विचार है वो लिखित रूप से अभिव्यक्त होते हैं, इसलिए यही आपका राइट आंसर है, तीसरा विकल्प प्रश्न 10 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 देखेंगे मित्रों। 11वां क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हो लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग कब किया जाता है? प्रस्तावना के समय, शामपट्ट कौशल के समय, उदाहरण देते समय और काठिन्य निवारण करते समय। ज्ञात से अज्ञात की ओर जो शिक्षण सूत्र नाम सुन रखा होगा आपने। तो मित्रों देखो
एक एक विकल्प को समझाएंगे। काठिन्य निवारण जब करेंगे तो जो चीज़ें कठिन होती है उनका निवारण इसमें किया जाता है, जो समझ में नहीं आती है। तो इसमें तो अज्ञात चीज़ें बताई जाती है, तो ये तो नहीं होगा। शामपट कौशल का प्रयोग करोगे तो इसमें तो ऐसा कोई सूत्र ही नहीं होता है। इसमें तो स्पष्ट चीज़ें लिखी होती है, शुद्ध लिखी होती है, साफ साफ लिखी होती है, तो ये भी नहीं होगा। उदाहरण देते समय, तो साथियों उदाहरण जब भी आप देते हो तो उदाहरण नए नए भी देते हो, अज्ञात से की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, तो ये भी नहीं होगा। बल्कि प्रस्तावना के समय ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग होगा। जब आप प्रस्तावना प्रश्न लिखते हो तो छात्रों से कैसे प्रश्न पूछते हो कि हमारे देश का नाम क्या है, वो बताएंगे भारत। भारत में हमारा राज्य कौन सा है, वो बताएंगे राजस्थान। तो ये ज्ञात से अज्ञात की ओर, धीरे धीरे अज्ञात की ओर आप बढ़ते जाओगे। इस प्रकार आपका प्रथम विकल्प सही है प्रश्न 11 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12, उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है मंदबुद्धि बालकों के लिए, पिछड़े बालकों के लिए, सामान्य बालकों के लिए और सभी के लिए। तो साथियों देखो, उपचारात्मक शिक्षण की जो आवश्यकता है वो मंदबुद्धियों के लिए भी है, पिछड़े बालकों के लिए भी है, और दोनों के लिए है। तो फिर सामान्य के लिए भी जरूरत पड़ सकती है जब कोई चीज़ उनको समझ में नहीं आती। इस प्रकार यहाँ सभी वाला विकल्प सही है साथियों प्रश्न संख्या 12 में। उपचारात्मक शिक्षण कब किया जाता है? जब निदानात्मक शिक्षण कर लिया जाता है, बच्चों की कमजोरियों की जांच कर ली जाती है। तो साथियों चौथा विकल्प यहाँ सही है आपका प्रश्न 12 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। 13वां क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में कौन सी विधि स्वाध्याय पर विशेष बल देती है? व्याख्यान विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, अक्षरबोध विधि और वाचन विधि। तो स्वाध्याय में व्याख्यान तो आएगा नहीं, व्याख्यान में तो अध्यापक बोलता है। वाचन भी नहीं आएगा क्योंकि इसमें स्वाध्याय का हो रहा है, वाचन में तो सस और वाचन वगैरह ऐसी चीजें होती है। अब देखो अक्षरबोध और पाठ्य पुस्तक, तो साथियों स्वाध्याय विधि, स्वाध्याय पर विशेष बल देने वाली विधि है पाठ्य पुस्तक विधि, क्योंकि पाठ्य पुस्तक के माध्यम से ही तो आप स्वाध्याय करते हो साथियों। इसलिए आपका विकल्प नंबर 2 सही है साथियों प्रश्न 13 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। 14वां क्वेश्चन आपके आता है, अर्थ ग्रहण की स्थिति में सर्वाधिक उपयुक्त पठन है। अर्थ ग्रहण की स्थिति कब होती है? कि जब आप जो पैरा आपको दिया जाता है, मतलब गद्यांश हो या पद्यांश हो, उसका अर्थ ग्रहण करते हो, तो उसके लिए उपयुक्त पठन है शब्द, मौन, चित्र और सस्वर। कौन से प्रकार का पठन उपयुक्त पठन है अर्थ ग्रहण के लिए? तो साथियों अर्थ ग्रहण की स्थिति में सबसे उपयुक्त पठन माना जाता है मौन पठन को। ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा अर्थ ग्रहण होता है यदि मौन पठन आप सही तरीके से करते हो। विकल्प नंबर 2 सही है साथियों प्रश्न 14 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 15 है, खेल विधि के जन्मदाता हैं फ्रोबेल, डाल्टन, मॉन्टेसरी और सिगमंड फ्रायड। तो वैसे खेल विधि के जनक तो हेनरी कोल्डवेल कुक है, लेकिन यहाँ पर अगर कुक नहीं है तो फिर फ्रोबेल आपका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि फ्रोबेल ने एक शिक्षण विधि का निर्माण किया था। उस शिक्षण विधि में इन्होंने खेल का प्रयोग किया था, इसलिए इनको भी खेल विधि के जन्मदाता के नाम से जाना जाता है। नाम सुना होगा सभी ने, किंडरगार्टन विधि। तो ये फ्रोबेल की ही थी जिसमें इन्होंने खेल का प्रयोग किया था साथियों। विकल्प नंबर 1 सही है आपका प्रश्न 15 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 पे आते हैं। आपके 16वां क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में उच्चारण शुद्धि में उपयोगी विधि है प्रत्यक्ष विधि, श्रुत लेखन विधि, वाचन विधि और वैयक्तिक मौन वाचन। तो उच्चारण शुद्ध मौन से तो होगा नहीं, मौन से नहीं होगा साथियों उच्चारण शुद्ध, प्रत्यक्ष विधि से भी नहीं होगा साथियों, श्रुत लेखन से भी नहीं होगा, बल्कि उच्चारण शुद्ध होगा वाचन से। किससे होगा उच्चारण शुद्ध? वाचन विधि से होगा साथियों। विकल्पों को देखते हुए आपका तीसरा विकल्प सही है प्रश्न 16 में। अब आपके 4 क्वेश्चन और बच रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। पठन कौशल की कितनी विधियां हैं? 1, 2, 3, 4। साथियों पठन कौशल की विधियां बतानी है। पठन कौशल की मुख्य रूप से 2 विधियां होती है। एक तो होती है आपके मौन पठन और एक होती है आपके सस्वर पठन। तो इस प्रकार से साथियों आपका दूसरा विकल्प सही है प्रश्न 17 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 देखेंगे।
आपके प्रश्न नंबर 18 है, छोटी कक्षाओं में किस तरह का वाचन प्रभावी होता है? सरल वाचन, एकांक वाचन, सामूहिक वाचन और मौन वाचन। तो साथियों, जो छोटी कक्षाएं हैं उनमें प्रभावी होता है सामूहिक वाचन, क्योंकि छोटे बच्चे जब एक साथ बोलते हैं तो सभी बोल लेते हैं, मजा आता है। उनका जो डर है, भय है, वो चीजें दूर होती है सामूहिक में। आप मौन रहकर करवाओगे तो मौन वाचन छोटी कक्षा में थोड़ी उपयोगी रहेगा, एकांक भी नहीं रहेगा, सरल भी नहीं रहेगा, ओनली सामूहिक वाचन ही प्रभावी होता है। तीसरा विकल्प सही है प्रश्न 18 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 है, मुफात के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया है निर्णयात्मक, अनवरत, सामाजिक और वैवाहिक। तो मूल्यांकन प्रक्रिया वैवाहिक तो होगी नहीं, चौथा तो गलत है। सामाजिक और निर्णयात्मक भी न बताकर इन्होंने बताई है अनवरत। साथियों, मुफात ने कहा है कि मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। विकल्प नंबर 2 सही है प्रश्न 19 में। और आज का अंतिम और 20वां क्वेश्चन, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। और लास्ट में कह रहा हूं, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करके ही जाइएगा। प्रश्न नंबर 20 है, सक्रिय अनुबंधन अनुक्रिया के सिद्धांत पर आधारित शिक्षण विधि है भाषा प्रयोगशाला विधि, अभिकर्मित अनुदेशन विधि, दूरस्थ विधि और सूत्र विधि। तो साथियों, सक्रिय अनुबंधन अनुक्रिया के सिद्धांत पर आधारित जो ये सिद्धांत किसने दिया था? B.F. स्किनर ने। और अभिकर्मित अनुदेशन विधि भी दी थी B.F. स्किनर ने। दोनों का संबंध है, इसलिए दूसरा विकल्प सही है प्रश्न 20 में। तो आज के 20 प्रश्न पूरे हुए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एक बात और मैं बता दूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जरूर इनको याद रखना है। हो सके तो आप इनको नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। तैयारी निरंतर जारी आपको रखनी है। आज के दोनों वीडियो अपलोड हो चुके हैं।